इंडिया टीवी के संवाद कार्यक्रम में और हम आज के दिन की शुरुआत एक बेहद खास मेहमान के साथ करने जा रहे हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब हमारे साथ हैं। जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर उनका स्वागत करें। आरिफ साहब की मौजूदगी में मेरे साथ दिक्कत हमेशा ये हो जाती है कि मैं कहां से शुरू करूं। आप हिस्ट्री की बात पूछना चाहें तो वहां से शुरू कर सकते हैं, आप किसी धर्म को समझना चाहें और किसी भी धर्म को समझना चाहें तो वहां से शुरू कर सकते हैं, आप आज की मौजूदा पॉलिटिकल हालात को समझना चाहें तो उसकी बात कर सकते हैं। सर, मैं फिर जो आज हमारा शीर्षक है उससे शुरुआत करता हूं, जो रजत जी ने भी अपनी बात में कहा। इन 8 सालों में मोदी सरकार ने क्या कमाया, मोदी सरकार ने क्या किया देश के लिए। आपने जमाने देखे हैं, दौर देखे हैं, नेता देखे हैं, गिरते देखे हैं, बनते देखे हैं। पिछले 8 साल में क्या बदला है? देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि ये पूरा संसार गतिमान, बदलना तो है ही। जितनी देर हम यहाँ बैठे हैं उतनी देर में संसार बदलेगा, आप और मैं बदलेंगे। बुनियादी प्रश्न तो बदलना तो कोई भी सरकार को थी बदलना। देखने की बात जो है वो ये है कि ये बदलाव रचनात्मक हुआ है, अच्छाई के लिए हुआ है, वो है देखने की। क्योंकि जिंदा चीज या तो डिग्रेडेशन होगा या इंप्रूवमेंट होगा। स्थिर कोई चीज, जिंदा चीज नहीं रह सकती। और मैं ये मानता हूं, आप पूछ रहे कितना बदला, मैं समझता हूं कि रचनात्मक, सकारात्मक दृष्टिकोण से जबरदस्त बदला। जो आत्मविश्वास, राष्ट्रीय स्वाभिमान पैदा हुआ है और अपने स्वभाव को ध्यान में रखते हुए मैं ये कह रहा हूं कि हमारा मिजाज कुछ ऐसा है कि जब बाहर से ये माना जाता है या कहा जाता है कि आपके अंदर ये क्षमता है तो हम ज्यादा तेजी से फिर हमें अपने ऊपर विश्वास होता है। नरेंद्र मोदी जी के जमाने में जो एक खास बात हुई है वो ये हुई है कि दुनिया में विकसित देशों ने, बहुत ही जो प्रगतिशील हैं, उन्होंने भारत की क्षमता को स्वीकार किया और उसके नतीजे में निश्चित ही खुद हमारे अंदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे पीछा छुड़ाने में वक्त लगता है। हम गुलाम रहे हैं, गुलाम मानसिकता के साथ अपनी ताकत और अपनी क्षमता का भी अंदाजा नहीं होता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने उस गुलामी की मानसिकता को तोड़ा। ये मैं सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूं। आरिफ साहब, लेकिन हम आजाद तो हुए 75 साल हो गए। इन 8 सालों में भी आप कह रहे हैं कि हमारे जहन से वो बात नहीं निकली थी कि हम गुलाम रहे हैं। मुझे तो लगता है कि शायद मुझे आदतें आसानी से नहीं बदलती हैं। इंसान, कानून बदल जाते हैं, वस्तु स्थिति बदल जाती है, लेकिन आदतें बनाने में आपको मेहनत करनी पड़ती है। दृष्टिकोण, आप कार चला रहे हैं, बल्कि उससे भी अच्छी मिसाल है कि एक पायलट एक जहाज चलाता है, जब कैरियर को बदला जाता है तो पायलट को जहाज से हटा दिया जाता है, जहाज उड़ाने से हटा दिया जाता है। अब उसे कुछ वक्त गुजारना है नई ट्रेनिंग में, ताकि कई फैसले आप इंस्टिंक्टिवली लेते हैं, कई फैसले आप लेते हैं सोच समझकर। आप सड़क पे जा रहे हैं, एकदम से सामने कोई आ गया, आप कॉन्शियसली डिसीजन नहीं लेते, इंस्टिंक्टिवली डिसीजन लेते हैं कि ब्रेक पर फैल जाता है। तो इसी तरह आदतें बनाने में और दृष्टिकोण बनाने में, जैसे मिसाल के तौर पे अभी रजत जी ने कहा कि अमित शाह जी का आर्टिकल,
इससे पहले मैंने आज नहीं देखा, लेकिन कल मैंने कई चीजें, जब मैं आ रहा था तो कई चीजें पढ़ी। अब ये मत समझिएगा कि मैं इन्वॉल्व था उसमें इसलिए उसका जिक्र कर रहा हूं, हरगिज़ नहीं। मैं कोई चीज नहीं होती, मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं। लड़ नहीं होत है समय होत बलवान, बेलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। तो ये इसलिए नहीं ये बता रहा हूं कि इसमें कुछ भूमिका जाती तौर पे थी, बल्कि मैं उसके महत्व को बता रहा हूं। आज कोई उसके महत्व को नहीं समझता। 3 तलाक खत्म करना, कानून बनाना, उसको आपराधिक कार्य घोषित करना, शायद जब आज का जो ये राजनीतिक माहौल है, जो गर्व है, जो विरोध है या संदेह है, वो जब हम उस युग से बाहर जाएंगे तब महसूस करेंगे कि भारत में 13वीं सदी से ये कुप्रथा जारी थी। किसी मुस्लिम मतलब पिछले 100-150 साल में सारे मुस्लिम देशों ने भी वो कुप्रथा खत्म कर दी थी। हम अकेले थे जहां पे ये जारी थी। ये उपकार क्या केवल ये जो काम हुआ है, इसका फायदा क्या केवल मुस्लिम महिलाओं को पहुंचेगा? पिछले 2019 से जब ये कानून बना है आज तक 90% से ज्यादा तलाक की दरों में कमी हुई है। किसको फायदा पहुंचा है? परिवार बचे। उन बच्चों का सोचिए जो इस घटना के बाद जो उनकी स्थिति बनती थी, उनका भविष्य सुरक्षित हुआ। और इतनी लंबी चौड़ी तादाद अगर हो उन महिलाओं की और उन बच्चों की और टूटे हुए परिवारों की जो 2019 तक थी, मैं आपसे पूछता हूं कि वो उसमें देश का कुछ नुकसान होता था या नहीं होता था? ये केवल मुस्लिम महिलाओं तक सीमित नहीं था मामला, लेकिन जब ये राजनीतिक गर्द दबेगी तब लोग रियलाइज करेंगे कि एक राजनेता के माध्यम से वो काम हुआ है जो काम बुनियादी तौर पे अगर इतिहास पे नजर डालें तो समाज सुधारक करते थे और इस तरह करते थे कि कहीं उनके बढ़ने के बाद, जमाने के बाद समाज इस बात को महसूस करता था कि इन्होंने कितना बड़ा काम किया। इसीलिए तो मोदी नेता नहीं है, इसी तरह मोदी समाज का नेतृत्व करने वाला है, अगर साधु है। मैं ये भी मानता हूं मैं कि आर्टिकल 370 कश्मीर के संबंध में अपनी ओरिजिनल शक्ल में मौजूद नहीं था, लेकिन उसकी मौजूदगी 370 ये शब्द ही काफी था अलगाववादी मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए। ये शब्द काफी था आतंकवादियों को तैयार करने के लिए, ये कहने के लिए कि कश्मीर के बारे में फैसला फाइनल नहीं है। लेकिन जब एक बार हिम्मत करके किसी सरकार ने उस 370 को कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल दिया, तो फिर अब वो जो एक लीगली स्पीकिंग, कानूनी तौर पे एक चीज जो नेगोशिएबल थी, अब वो नेगोशिएबल ही नहीं रही, अब उस पर चर्चा ही नहीं हो सकती। कश्मीर भारत का अटूट अंग था, है और रहेगा। आरिफ साहब, दोनों बातें जो आपने कही, मैं इसका रिएक्शन आपको बताना चाहता हूं। जी, 3 तलाक हुआ, क्या कहा गया कि मुसलमानों के मामलों में दखल मत दो, हम अपने मामले खुद सुलझा लेंगे, ये मुसलमानों के धार्मिक रीति रिवाज में, उनकी आजादी में, धार्मिक आजादी में दखल अंदाजी है, बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 370 जब हुआ, क्या कहा गया कि इसलिए किया कि कश्मीर के मुसलमानों को दबाना है। वहां भी ये नहीं देखा कि कश्मीर का भारत क्या सोचता है कश्मीर के बारे में। आपने कहा अभिन्न है, था, रहेगा, लेकिन 370 हटने को भी इसी नजरिए से देखा गया, मुसलमान के नजरिए से।
कि वहां मुसलमान आबादी ज्यादा रहती है तो मुसलमानों को दबाने के लिए क्यों सकता। तो आज जिसको आप कह रहे हैं ना गर्द उड़ रही है, उस गर्द में हर सवाल इसी मुसलमान के चश्मे से जो है देखा जा रहा है। नहीं, हमारी जिम्मेदारी है लोगों तक तथ्य पहुंचाना। यू कैन गिव फैक्ट्स, यू कैन गिव अंडरस्टैंडिंग। जो लोग समझना ही नहीं चाहते उनको आप क्या करेंगे। और ये भी शब्द जब आप मुसलमान कहते हैं ना तो ऐसे लगता है जैसे हर किसी की वही सोच। नहीं, ये हर किसी की एक सोच नहीं हो सकती। 1986 में भी 322 से ज्यादा लोगों ने सिग्नेचर करके तत्कालीन प्रधानमंत्री को दिया था और उसमें पहला दस्तखत था बदरुद्दीन फैज हसन बदरुद्दीन तैयब जी। और उसमें आईएएस ऑफिसर थे, आईपीएस ऑफिसर थे, आईएफएस ऑफिसर थे, 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, जिनमें ज्यादातर लॉ डिपार्टमेंट के लोग थे। कि शाहबानो वर्डिक्ट ना बदले, कि इसको सुप्रीम कोर्ट के मामले में सरकार इस वर्डिक्ट को बदलने की कोशिश ना करे। तो फिर मैं यही कहता हूं कि बुनियादी तौर पर समझने की बात जो है वो ये है कि भारतीय संविधान में धर्म का अधिकार इंडिविजुअल का अधिकार है, किसी ग्रुप का अधिकार नहीं। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। क्योंकि ये सेक्युलर कंट्री, यहां पे मैं और आप एक ही धर्मावलंबी हैं, एक ही धर्म के मानने वाले। मेरे आपके विचार अलग हो सकते हैं, बिल्कुल। अगर सरकार आपके विचार को स्वीकृति देके उसके आधार पर कानून बनाएगी तो मेरा तो धार्मिक आजादी डिनाई हो गई या नहीं हुई। और अगर आप इस आधार पर बनाएंगे कि नहीं, इस वर्ग में अक्सरियत बहुमत इस राय का है, तो ये तो बड़ी खतरनाक बात होगी, क्योंकि फिर ये तो सब जगह लागू होगी। अगर बहुमत के ही आधार पर फैसले होने हैं और बहुमत अगर होगा तो ही सही है, तो ये तो लोकतंत्र का जो बुनियादी सिद्धांत है, रूल ऑफ लॉ, उसके खिलाफ जाता है। इल्जाम लेकिन नायब साहब यही है, मेजोरिटेरियनिज्म चल रहा है भारत में। मोदी जी के जितने विरोधी यही कहते हैं। अब मैं यही तो आपसे कह रहा हूं कि जो लोग मेजोरिटेरियनिज्म चला रहे थे शाहबानों के वक्त, इल्जाम लगाने वाले वही तो हैं और कोई और है। ये रास्ते दिखाए किसने हैं? ये रास्ते दिखाए किसने हैं? हमने इंडिया गेट पर 3 लाख आदमी जमा करके और ये ऐलान करके कि जो लोग शाहबानों पर हमसे इत्तेफाक नहीं करते उनकी टांग तोड़ दो, खासतौर से मुसलमान एमपीज की। हमने कहा मेजोरिटी हमारे साथ, लिहाजा कानून वो बनना चाहिए जो मेजोरिटी कह रही है। ये रास्ता उन्होंने ही तो दिखाया। ये देश तो, मैं आपसे क्या कहूं, हमारी परंपरा क्या है हिंदुस्तान, हमारी परंपरा है। देखिए, आमतौर से कोई भी दुनिया का रिलीजन, वो बिलीवर में और नॉन बिलीवर में, उसे ये भी कह सकते हैं कि सही जिस चीज को मानते हैं, जिसको गलत मानते हैं, उसमें फर्क करते हैं। भारत की परंपरा क्या है? भारत की परंपरा है पाषंड नैगम श्रेणी पूगा विराट गुणादिशु संरक्षेत संयम राजा दुर्गे जनपदे तथा। पाषंड कहते हैं उसको जो वेदों का इनकार करे, और ये वेद का सूत्र है। यानी जो जिस चीज को आप अपौरुष मानते हैं, अपौरुष का मतलब है ये किसी इंसान के अपने जहन की पैदावार नहीं है, ये एक डिस्कवरी है एक यूनिवर्सल ट्रुथ की। तो श्लोक कह रहा है कि पाषंड, पाषंड कौन? जो वेद को मानते ही नहीं, नैगम जो वेद के अनुसार वेद को मानते हैं और वेद के अनुसार आचरण करते हैं, या कोई भी राजा की जिम्मेदारी, शासन की जिम्मेदारी यह है कि वो ना मानने वाले, मानने वाले
या कोई भी सबको बराबर का संरक्षण दिया जाएगा। ये भारत की परंपरा है। यहां इस आधार पर कोई चीज नहीं हो सकती कि बहुमत ये कह रहा है। ये बात